अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं प्राकृत विद्या के धनी, आर्हत संप्रदाय के श्रेष्ठ उपासक तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न मंचों पर देश और विदेश के विभिन्न वैश्विक पटल पर जिन्होंने जैन आगम शास्त्रों का आपने प्रवचन किया है, आपने अपने वैदुषी प्रतिभा के द्वारा लोगों को जागृत किया है तथा प्राकृत विद्या के यशस्वी आचार्य प्रोफेसर डॉक्टर फूलचंद्र जैन जी के सुपुत्र संप्रति राष्ट्रीय श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय केंद्रीय विश्वविद्यालय के जैन दर्शन विभाग के अध्यक्ष, दशाधिक ग्रंथों के प्रणेता तथा महर्षि बादरायण व्यास सम्मान आदि दशाधिक सम्मानों से समलंकृत परमादरणीय प्रोफेसर अनेकांत जैन महोदय हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं प्रणतिपूर्वक आपको अगले व्याख्यान के लिए निवेदन करता हूं और आपके लिए अद्य श्री लाल बहादुर राष्ट्रीय सक्तय विश्वविद्यालय में जैन दर्शन विहास आयरिया तहा पाई भाषाए पढ़मो पागद भाषा समायार पत्तस संवादगा प्रोफेसर डॉक्टर अड़ेयंत कुमार जैना। स्वागत। सर्वेभ्यो नमो नमः। धम्बो मंगल मुक्केट्टम अहिंसा संयमो तवो देवावीतम नमस्सन्ति जस्य धम्बे सयामुर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर वाचस्पति मिश्र जी, निदेशक पवन कुमार जी, हमारे गुरुवर प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी, गुरुवर प्रोफेसर हरप्रसाद दीक्षित जी और इस सभा में उपस्थित मेरे पूज्य पिताजी प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी, प्रोफेसर दीनानाथ शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे जो संचालक गण हैं डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी और डॉक्टर जगदानंद झा जी, डॉक्टर अरविंद तिवारी जी और मंगलाचरण प्रस्तुत किया प्रिय प्रथमेश तथा डॉक्टर राहुल अमृतराज जी, यहाँ उपस्थित उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के सभी सदस्यगण और सभी उपस्थित विद्वानों को मेरा प्रणाम। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान अपना स्थापना महोत्सव आज इस कोरोना काल में भी इतने उत्साह के साथ मना रहा है। एक अद्भुत क्षण हम लोगों ने विगत वर्ष पूरा देखा है और इस सत्र के अवसान में, इस वर्ष के अवसान में हम लोग संस्कृत प्राकृत पाली की संकल्प यात्रा के साथ इस वर्ष का समापन कर रहे हैं कि आगामी वर्ष हम लोग इन्हीं भाषाओं की सेवा में गुजारेंगे। और हमारा उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के साथ मेरी स्मृतियां कुछ इस तरह जुड़ी हुई हैं कि बनारस में मेरे पिताजी प्रोफेसर फूलचंद प्रेमी जी को विशिष्ट पुरस्कार की प्राप्ति विगत वर्ष में संस्कृत संस्थान से ही हुई थी और मूलाचार नामक ग्रंथ जो प्राकृत का बड़ा प्राचीन ग्रंथ है उसका एक वचनिका साहित्य उसका संपादन किया था मेरे पिताजी और मेरी माताजी दोनों ने। तो मुझे एक परंपरा प्राप्त हुई है, गुरु परंपरा भी प्राप्त हुई है और कुल परंपरा भी प्राप्त हुई है प्राकृत संस्कृत भाषाओं की सेवा करने की। आज मैं आप सभी को थोड़ा सा प्राकृत भाषा का जो महत्व है उसके बारे में बहुत संक्षेप में थोड़ी बात कहना चाहता हूँ। मुझे शेयर स्क्रीन करने की अनुमति प्रदान करेंगे तो मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, हम सबसे पहले प्राकृत भाषा के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं
मैं सीधे अपनी बात पर आना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम ये समझें कि प्राकृत भाषा एक लोक भाषा है और ये एक ऐसी भाषा है जिसके बहुत विविध रूप हमारे भारत में विद्यमान हैं। जैसे हिंदी के विविध रूप हमारे सामने प्रस्तुत हैं, हम लोग देखते हैं, हिंदी की तमाम बोलियां देखते हैं। और महाराष्ट्री, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, पैसाची आदि इसके विविध रूपताएं हैं, इनसे हमें परिचित होने की आवश्यकता है। यह जैन वाङ्मय में प्राकृत एक प्रमुख भाषा के रूप में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेला जैन वाङ्मय ही इसमें रचित है, बल्कि तमाम लौकिक साहित्य भी प्राकृत भाषा में उसकी रचना की गई है। किंतु प्राकृत की अगर हम प्रकारों की दृष्टि से देखें तो जो श्वेतांबर आगम है वो अर्धमागधी प्राकृत में रचे गए हैं और दिगंबर आगम शौरसेनी प्राकृत आगम में रचे गए हैं। और प्राकृत के ये जो नाम पड़े हैं ये उनकी क्षेत्र की विशेषता के कारण से पड़े हैं। जिन जिन क्षेत्रों में वो प्रसिद्ध रही है उसके कारण से उस भाषा का नाम वहाँ पर पड़ा है। हम सभी जानते हैं कि संस्कृत नाटकों में जो प्राकृत प्रयोग हुई है उसमें मुख्य रूप से शौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री का प्रयोग हुआ है। आप कालिदास, भवभूति, भास आदि को आपने इनके नाटक पढ़े हैं। ये नाटक इस बात के साक्षी हैं कि वहाँ संवाद जब होता है तो जो आम जनता जहाँ प्रयोग करती है, आम पात्र प्रयोग करते हैं, वो प्राकृत भाषा में प्रयोग करते हैं। एक बड़ा अच्छा उदाहरण गौड़ बहू में मिलता है, जिसको 8वीं शताब्दी में वाकपति राज ने एक गाथा कही थी। सैलाओ इमं बाया विसंतेक्तो यवणेन्ति वायायो एंति समुद्रम चीड़ेन्ति सायराओ चिय जलाइम। वे कहते हैं कि सभी भाषाएं इसी प्राकृत से निकली हैं और इसी में प्राप्त होती हैं। जैसे सभी नदियों का जल समुद्र में ही प्रवेश करता है और वहीं वाष्प से बाहर निकलकर नदियों में वापस परिणत हो जाता है। तो प्राकृत को बड़ी व्यापक दृष्टि से हमारे साहित्यकारों ने देखने का प्रयास किया है और हमारे भाषा वैज्ञानिक बहुत इस बात को मानते हैं कि भारत की अधिकांश भाषाओं का विकास प्राकृत भाषा से हुआ है। उसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी कोंकणी निकली है। मागधी अपभ्रंश की पूर्वी शाखा से बंगला, उड़िया, असमिया, बिहारी, मैथिली, मगही और भोजपुरी का विकास हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ है। शौरसेनी अपभ्रंश से बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बांगरू, हिंदी तथा शौरसेनी प्रभावित टाक्की से पूर्वी पंजाबी, ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा और पैसाची अपभ्रंश से कश्मीरी आदि भाषाओं का विकास हुआ है। भाषा वैज्ञानिक अनेक प्रमाणों के माध्यम से इसकी सिद्धि करते हैं कि ये इन भाषाओं का विकास किया गया है। आप साहित्य अगर देखते हैं प्राकृत भाषा का तो कितना विशाल साहित्य है, हमको कभी उस पर ध्यान देना चाहिए कि उसके बिना अगर हम प्राकृत साहित्य का अध्ययन नहीं करते हैं तो मैं मानता हूं कि हम भारतीय समाज और संस्कृति का संपूर्ण अध्ययन नहीं कर पाएंगे। उसमें कुछ ना कुछ अपूर्णता रह जाती है। इसलिए हमें प्राकृत साहित्य का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। ये जैन आगमों की मुख्य रूप से भाषा रही, क्योंकि भगवान महावीर ने जन सामान्य को तत्व ज्ञान प्रदान करने की दृष्टि से उन्होंने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। और ये शिलालेखों की भी भाषा रही है। हाथी गुम्फा शिलालेख, नासिक शिलालेख, अशोक के शिलालेख, ये सब प्राकृत भाषा में ही है। अब कथा साहित्य की दृष्टि से देखें तो गुणाढ्य की जो सबसे प्राचीन कथा बड्ड कहा है वो भी प्राकृत भाषा में ही लिखी गई है। आप देखें संस्कृत नाटकों में प्राकृत के संवाद हैं। वहाँ पर जो शिक्षित माने ऋषि, राजा आदि तो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन रानी, विदूषक, नदी, नटी, द्वारपाल और स्त्री पात्र ये सब सामान्य जन प्राकृत भाषा में अपने विचार संप्रेषित करते हैं, क्योंकि ये जन भाषा का प्रतिनिधि है। और विदेशी विद्वानों ने प्राकृत भाषा और साहित्य का बहुत अध्ययन किया है, जिनमें मैं आपको बताऊं याकोबी, बुलनर, रिचर्ड पिशेल इनके नाम प्रमुख हैं। और रिचर्ड पिशेल ने प्राकृत भाषाओं पर जर्मन में एक व्याकरण ग्रंथ लिखा था, जिसका हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित है। तो हमारे विदेशी विद्वानों ने प्राकृत के क्षेत्र में बड़ा काफ़ी काम किया है। अगर हम विषय की दृष्टि से देखें तो प्राकृत भाषा का इतना विशाल वाङ्मय आज भी उपलब्ध है। उसकी पांडुलिपियाँ उपलब्ध हैं, जिसमें आयुर्वेद, गणित, भूगोल, जीवन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, आहार विज्ञान, संगीत इत्यादि अनेक विषय हमें प्राकृत साहित्य में मिल जाते हैं। प्राकृत भाषा में एक समाचार पत्र भी प्रकाशित होता है, जिसका विद्वानों के आशीर्वाद से जिसका संपादन मैं कर रहा हूँ, वो पागध भाषा नाम से, जो आप समझ सकते हैं कि मीडिया के क्षेत्र में भी प्राकृत का प्रयोग वर्तमान में चल रहा है। आपको एक दो उदाहरण देना चाहता हूँ जिससे आपको प्राकृत का लावण्य समझ में आएगा। आप देखिए अभिज्ञान शाकुंतल में एक प्रयोग किया गया है
सौंदला सौंदला वर्णम पेख। अब देखिए प्राकृत से अगर इसका अर्थ निकालते हैं तो इसमें अतिरिक्त अर्थ भी निकलते हैं। सौंद अर्थात पक्षी का लावण्य, और लावण्यम माने पक्षी का लावण्य देखो, और दूसरा अर्थ बनता है सौंदला वर्णम अर्थात शकुंतला पुत्र भरत को देखो, ये अर्थ भी बनता है। अब ये जो अतिरिक्त दो अर्थ हैं ये संस्कृत से सीधे समझने में उसका एक ही अर्थ आप लगा पाएंगे, जिसका अर्थ है शकुंतला के लावण्य को देखो, शकुंतल लावण्य प्रेक्षस्व। और लेकिन इसके ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ाया जाता है तो उसके जो प्राकृत के पोर्शन है, प्राकृत के जो संवाद हैं, उनकी भी संस्कृत छाया करके पढ़ाई जाती है। तो ये एक प्रवृत्ति बहुत अच्छी नहीं है। जैसा कालिदास ने प्रयोग किया उसको उसी अर्थ से निकालना चाहिए, कहीं ऐसा हो कि हम उसका पूरा अर्थ ना निकाल पाएँ। इसके लिए मैंने ये बात आपको बताई। एक और बड़ा मज़ेदार उदाहरण आप सुनिए, आप देखिए। एक भील था, उसकी 3 पत्नियां थीं और तीनों पत्नियां कुछ उससे मांगती हैं और वो एक शब्द में उसका उत्तर दे देता है जिसका उसका काम चल जाता है। भलस्य तिन्नी भज्जा इक्का भग गई पाणी देही बिया मग गई हरिणम तैया गरवाए गियम। उसकी एक पत्नी कहती है मुझे पानी दे दीजिए, दूसरी कहती है मुझको हरिण चाहिए, तीसरी पत्नी कहती है आप कोई गीत सुनाइए मुझे। तो भील परेशान हो जाता है कि इन तीनों की मांग मैं कैसे पूरा करूं। तो वो एक शब्द में उत्तर देता है सरोनथी। अब एक वाक्य का उत्तर उसका तीनों पत्नियों के लिए उत्तर पर्याप्त हो जाता है। जैसे इस वाक्य के 3 अर्थ निकलते हैं। जैसे सरोनथी का अर्थ है सर नहीं है, सर माने तालाब नहीं है, तालाब नहीं है इसलिए मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता। और दूसरा सर शब्द ऐसे बनता है शर अर्थात बाण नहीं है इसलिए हरिण का शिकार नहीं हो सकता। और तीसरा सर माने स्वर भी बनता है, तो स्वर नहीं है अर्थात गीत भी नहीं गाया जा सकता। तो सर, शर और स्वर इन तीनों के लिए प्राकृत में सिर्फ सर शब्द का प्रयोग होता है। आप देखिए तीनों उससे अर्थ निकलते हैं और एक शब्द में उन तीनों उसकी पत्नियों की समस्याओं का समाधान वो कर देता है। इसलिए मैं बहुत संक्षेप में ही अपनी बात कह रहा हूँ कि प्राकृत सिर्फ जैनागम नहीं लिखे गए हैं, यह इसमें बहुत सारा विशाल लौकिक साहित्य है जिसे हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। मैं अपने विद्यार्थियों से भी कहता हूँ और आप सबसे भी कह रहा हूँ कि हम प्राकृत भाषा को ये समझें कि प्राकृत भाषा अर्थात मातृभाषा है, प्राकृत भाषा अर्थात जन भाषा है, प्राकृत भाषा अर्थात ये आगमों की भाषा है, प्राकृत भाषा अर्थात भारतीय भाषा है, और प्राकृत भाषा अर्थात ये अपनी भाषा है, हमारी खुद की भाषा है। इसको हम अपनत्व प्रदान करें और सभी भाषाओं के साथ इसका भी संरक्षण करें। आपने इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और सभी विद्वानों का अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो सब जिणाणम। सादर हार्दिक धन्यवाद प्रोफेसर अनिकांत जैन जी को। आज उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान स्थापना दिवस महोत्सव मना रहा है और जिन उद्देश्यों को लेकर इस संस्थान की संस्थापना की गई है उनमें प्राकृत भाषा भी प्रमुख स्थान रखती है। आज आपने संस्थान के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए प्राकृत भाषा के इस विशाल वाङ्मय को स्वल्प समय में, जैसे कहते हैं कि गागर में सागर भरने का काम किया है। और मैंने तो वो पद्य अपने लिए रखा था भिल्लई तीर्ण भल्ला वाला, तो मैं दूसरा पद्य आज आपको समर्पित करते हुए आगे बढ़ूंगा, क्योंकि प्राकृत भाषा से मेरा भी घनिष्ठ संबंध है, जैसा कि हम लोगों के कल के संवाद से जाहिर है। प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा में एक कवि ने रचना करते हुए बड़े ही मनोरम पद्य लिखा और कहा कि संस्कृत और प्राकृत में वही अंतर है जो पुरुष और महिला के पारुष्य एवं कोमलत्व में अंतर है। वो लिखते हैं परुषो सक्कय बंधो, परुषो सक्कय बंधो पाव बंधो ही वी होई सुउमारो पुरुष महिलाणम जेत्ति अमी अंतरम तेत्ति अमी माडम। प्राकृत को सुकुमार बंध वाली भाषा मानते हुए दोनों में उतना ही अंतर पाया गया है जितना स्त्री एवं पुरुषों। आदरणीय प्रोफेसर अनिकांत जैन जी ने प्राकृत भाषा के जनभाषात्व को सिद्ध किया और
महाकवि कालिदास के उस पक्ष को भी आपने यहाँ दर्शाया, शकुंत लावण्यम पश्य, जहाँ यह इसी अर्थ में प्रयुक्त भी हुआ था। वो शकुंत पक्षी के लावण्य को दिखा रही थी तापसी, और यहाँ राजा को यह बोध हो गया कि शकुंतला। तो यह अर्थ आपने प्राकृत भाषा के माध्यम से भी समझाया। आपका पूरा परिवार, आदरणीय प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी, जिन्हें गत वर्ष राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला, उस समारोह में मैं भी आप लोगों को प्रणाम करने गया हुआ था। आपकी बहन डॉक्टर इंदु जैन, जो अभी अभी प्रधानमंत्री जी के भी किसी कार्यक्रम में प्राकृत भाषा के मंगलाचरण के लिए आई थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संपूर्ण आपका परिवार प्राकृत भाषा के उत्थान, विकास एवं संवर्धन में लगा हुआ है। आज आपने उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम के स्थापना दिवस महोत्सव में अपने प्राकृत वचनों से हम सबको उपकृत किया है। आपको सादर नमस्कार करते हैं। आज के हमारे तीसरे वक्ता